नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरे द्वारा कही कहानियाँ कैसी लग रही हैं और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मैं लाती हूँ आपके लिए हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। रवींद्रनाथ ठाकुर की लिखी बांग्ला पुस्तक गल्प-सल्प के हिंदी अनुवाद रविंद्र का हास्य विनोद के आपने पिछले ऑडियो बुक में सुने अध्याय 4 और 5। आज सुनते हैं उसके आगे के अध्याय। अध्याय 6, मुंशी जी। अच्छा नाना जी, आपके मुंशी जी आजकल कहाँ हैं? इस प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूंगा। उनका समय शायद निकट आ गया है, फिर भी कुछ दिन सब्र करने की जरूरत है। फिर यदि तुम ऐसी बात कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ बोलना बंद कर दूंगी। सर्वनाश, इससे तो झूठ बोलना ही अच्छा है। तुम्हारे नाना जी जब स्कूल में पढ़ते समय भाग जाने के अभ्यस्त थे, उस समय मुंशी जी की उम्र क्या थी बताना कठिन है। वे शायद पागल थे। हाँ, जैसा पागल मैं हूं। तुम पागल हो? क्या कहते हो? कुछ ठिकाना नहीं रहता। उनके पागलपन के लक्षणों को सुनकर तुम समझ जाओगी कि मेरे साथ उनके स्वभाव का कितना आश्चर्यजनक मेल है। कैसे? सुनो तो। जैसे वे कहा करते थे कि इस संसार में वे अद्वितीय हैं, मैं भी यही कहता हूं। तुम जो बात कहते हो वह तो सच है, किंतु वे जो कुछ कहते थे वह तो झूठी है। देखो बच्ची, सत्य कभी असत्य नहीं होता यदि वह सभी लोगों के संबंध में प्रयोग में ना आ सके। विधाता ने लाखों करोड़ों मनुष्यों को बनाया है, उनमें से प्रत्येक ही अद्वितीय हैं। उनके सांचे को उन्होंने फोड़ डाला है। अधिकांश व्यक्ति अपने को 5 आदमियों के समान समझकर आराम अनुभव करते हैं। दैवात कोई कोई ऐसे मनुष्य मिलते हैं जो जानते हैं कि उनकी बराबरी का कोई नहीं है। मुंशी जी उसी श्रेणी के मनुष्य थे। नाना जी, तुम जरा स्पष्ट करके उनके बारे में बताओ ना। तुम्हारी आधी बातें मैं समझ नहीं सकती। धीरे धीरे कह रहा हूं, जरा धीरज रखो। मुंशी जी हमारे मकान में रहते थे। भैया को फारसी पढ़ाते थे। उनके शरीर का ढांचा बनाने में मांस की कमी पड़ गई थी। इन्हीं गिनी कुछ हड्डियों पर मोम जामे की तरह चमड़ा सटा हुआ था। देखने से कोई भी अंदाज नहीं कर सकता था कि उनकी क्षमता कितनी है। संसार में बड़े बड़े पहलवान कभी जीतते हैं, कभी हार जाते हैं, किंतु जिस तालीम को लेकर मुंशी जी को गरूर था, उसमें वे कभी किसी से हारे नहीं थे। अपनी विद्या में वे किसी से भी कम न थे। मुंशी जी अपने को बहुत बड़ा गवैया समझते थे। उनको अपने गानों पर पूरा विश्वास था, किंतु उनके गाने से जो आवाज निकलती थी वह केवल रोने चिल्लाने की श्रेणी की थी। इसे समझना कठिन था। मोहल्ले के लोग ये समझकर कि भारी विपद आ पड़ी है, भागकर अपने घर चले जाते थे। हमारे मकान में एक नामी गवैया और रहते थे। उनका नाम विष्णु था। वे ललाट ठोंक कर कहा करते थे कि मुंशी जी मेरी भी विद्या छीन रहे हैं। विष्णु का ये हताश भाव देखकर मुंशी जी को विशेष दुख नहीं होता था। वे जरा मुस्कुरा देते थे। सभी कहते थे, मुंशी जी, भगवान ने आपको कैसा सुंदर गला दिया है। ये सुनकर मुंशी के चित्त में अपार आनंद उमड़ने लगता था। ये तो हुई ज्ञान विद्या की बात। एक और विद्या पर मुंशी जी का दखल था। उसको भी समझने वाले नहीं मिलते थे। अंग्रेजी भाषा में कोई सुनिपुण अंग्रेज भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा
उनका विश्वास था। यदि वे भाषण करने के लिए सभा भवन में जाते तो सुरेंद्र बैनर्जी को भी हार मान लेनी पड़ती, किंतु ऐसी इच्छा उन्होंने किसी दिन भी नहीं की। विष्णु की जीविका बच गई और सुरेंद्रनाथ का नाम भी बचा रहा। किंतु मुंशी जी का अंग्रेजी भाषा में दखल रहने के कारण हम लोगों को एक पाप कर्म करने में विशेष सुविधा हुई थी। इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। उन दिनों हम बंगाल अकेडमी में पढ़ रहे थे। स्कूल के अध्यक्ष थे डिक्रूज साहब। हमारे प्रति उनकी धारणा ठीक नहीं थी। उन्होंने निश्चय रूप से विश्वास कर रखा था कि हम कभी भी लिखने पढ़ने में सफल न हो सकेंगे, किंतु इसके लिए हमें चिंता ही क्या थी। हमें विद्या नहीं चाहिए, बुद्धि भी नहीं चाहिए, हमारे पास पैतृक संपत्ति है ही। फिर भी स्कूल से छुट्टी की चोरी करने के लिए उनके प्रचलित नियमों को मानना ही पड़ता था। छुट्टी लेने का कारण पत्र द्वारा दिखाना ही पड़ता था। वह चिट्ठी चाहे झूठी ही क्यों न हो, डिक्रूज साहब आंखें बंद कर छुट्टी मंजूर कर देते थे। फीस के रुपए की हानि न होने से उनको कोई चिंता ही नहीं रहती थी। चिट्ठी मुंशी जी से ही हम लिखवा ले जाते थे। छुट्टी स्वीकृत हो जाने पर हम मुंशी जी को सूचित कर देते थे कि छुट्टी मंजूर हो गई। मुंशी जी जरा हंस देते थे। मंजूर क्यों ना हो, अंग्रेजी भाषा की योग्यता उनकी कैसी प्रखर थी। वह अंग्रेजी के व्याकरण के धक्के से ही हाई कोर्ट के जज की राय को बदल देने की शक्ति रखते थे। मैं कहा करता था, अवश्य ही आपकी योग्यता प्रखर है। हाई कोर्ट के जज के सामने कभी उनको अपना कमाल पेश करने का मौका नहीं मिला था, किंतु सबसे ज्यादा सफलता उन्हें लाठी चलाने की कला में प्राप्त थी। हमारे मकान के बाहरी आंगन में धूप छिटकने के साथ ही उनका लाठी भांजना शुरू हो जाता था। वे लाठी का खेल अपनी ही परछाई के साथ करते थे। हुंकार देकर वे कभी तो परछाई पर लाठी से आघात करते थे, कभी उसके पैरों पर लाठी मारते थे, कभी उसकी गर्दन पर, कभी उसके माथे पर, और मुंह ऊपर उठाकर चारों तरफ की एकत्र भीड़ की ओर ताकने लगते थे। सभी कहने लगते थे, शाबाश, परछाई अभी टिकी हुई है, ये तो छाया के बाप का परम सौभाग्य है। इस बात से एक शिक्षा मिलती है, परछाई के साथ लड़ाई करने से कभी हार नहीं होती। एक बात और ये है कि यदि अपने मन में हम समझ लें कि हम जीत गए हैं, तो फिर उसकी जीत को कोई भी छीन नहीं सकता। केवल कल्पना में मुंशी जी की जीत हुई। सभी कहने लगते थे, शाबाश, और मुंशी जी मुस्कुरा उठते थे। बच्ची, अब तुम समझ गई होगी कि उसके पागलपन के साथ मेरा मेल कहाँ है। मैं भी परछाई के साथ युद्ध करता हूँ। उस लड़ाई में मैं जीत जाता हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं रहता। परछाई के साथ होने वाली लड़ाई को इतिहास सच्ची लड़ाई कहकर वर्णन करता है। अध्याय 7 जादूगर। कुसुमी ने कहा, अच्छा नाना जी, सुनती हूं कि एक समय तुमने बड़ी बड़ी बातों को लेकर खूब बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले थे। जीवन में मैंने भी अनेक कर्म किए हैं, ये स्वीकार करना पड़ता है। भारत चंद्र ने कहा है, बहुत बोलने वाला अधिक झूठ बोलता है। मुझे ये सोचने में अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारा समय नष्ट कर रही हूं। जो भाग्यवान मनुष्य है, उसे ही योग्य मनुष्य उसका समय नष्ट करने के लिए मिल जाते हैं। मैं शायद तुम्हारे लिए वही योग्य व्यक्ति हूं। अपने सौभाग्य से मैं पा गया हूं, जो ढूंढने से नहीं मिल सकता। तुमसे मैं बहुत लड़कपन करती हूं। देखो, बहुत दिनों से ठाट बाट की पोशाक पहनकर अब तक मैं समय काटता आया हूं। अब तुम्हारे संसर्ग में पड़कर लड़कपन की ढीली पोशाक पहन सांस लेने का अवसर मिला है। समय नष्ट करने की बात कहती हो बच्ची,
कोई समय ऐसा था जबकि मैं समय का गुलाम था। आज मैंने गुलामी से इस्तीफा दे दिया है। अंत में थोड़े से दिन आराम से कट जाएंगे। लड़कपन का साथी पाकर मैं आराम कुर्सी पर पैर पसार कर बैठ गया हूँ। अपनी रुचि के अनुसार जो भी चाहूं कहता जाऊंगा। सिर खुजलाकर किसी के सामने कैफियत देने की जरूरत न पड़ेगी। तुमको जो ये लड़कपन का नशा है, इसी से तुम जो भी चाहते हो अपनी खुशी से बना बना कर कहते जाते हो। क्या बनाकर कहा है बताओ? जैसे तुम लोगों का ह च ह है, ऐसा सनकी आदमी तो मैंने देखा ही नहीं था। देखो बच्ची, जब ऐसा जीव जन्म लेता है जिसके शरीर का ढांचा अकस्मात टेढ़ा हो जाता है, तब वह अजायब घर का माल हो जाता है। वही ह च ह मेरे अजायब घर में पकड़ा गया है। उनको पाकर तुम खूब खुश हो गए थे? अवश्य, मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मुझे आश्चर्यचकित करने वाले आदमियों की कमी हो गई थी। ठीक उसी समय समूचे माथे में गंजापन लिए हरीशचंद्र हालदार आ गए थे। उनका छोटा नाम ह च ह है। उनकी चकित करने की तरकीब दूसरी ही थी। नाम के आरंभ की पदवी उन्होंने खुद अपने ही हाथ से लगाई थी। उनको जादू दिखाने का अभ्यास था। एक दिन बादल वाले दिन की संध्या को चाय के साथ चिवड़ा का चबेना खा लेने के बाद वे कहने लगे, ऐसा जादू जानता हूं जिससे सामने की वह दीवार खोखली हो जाएगी। पंचानंद दादा ने माथे पर हाथ सहलाते सहलाते कहा, ये विद्या अवश्य ही ऋषियों को मालूम थी। सुनकर प्रोफेसर हालदार बिगड़ उठे। टेबल को थपकाकर बोले, अरे छोड़िए अपने ऋषियों को, मुनियों को, दैत्यों को, दानवों को और भूत प्रेतों को। पंचानंद दादा ने कहा, तो आप क्या मानते हैं? हरीश ने केवल एक ही छोटी सी बात कह दी, द्रव्य गुण। मैंने घबराकर कहा, वह क्या चीज है? प्रोफेसर बोल उठे, और जो कुछ भी हो, मूर्खों को फुसलाने वाली बनावटी असंभव बात नहीं है। हमने जान लेना चाहा कि वह द्रव्य गुण क्या है। प्रोफेसर ने कहा, समझाकर कह रहा हूं, आग एक आश्चर्यजनक पदार्थ है, किंतु तुम लोगों के उन ऋषि मुनियों की बात से वह नहीं जलती। जरूरत पड़ती है लकड़ी की, ईंधन की। मेरा जादू भी वही है। 7 वर्ष तक हरीत की खाकर तपस्या नहीं करनी पड़ती। द्रव्य गुण को जान लेना पड़ता है। जान लेने के साथ ही तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? क्या मैं भी उस दीवार को हवा बना सकता हूं? जरूर बना सकते हो। निरर्थक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, माल मसाले की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, बता दीजिए ना, क्या चाहिए? बता रहा हूं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, केवल एक विलायती आमड़ा का बीज और सिल लोढ़ा, बस। मैंने कहा, ये तो बहुत ही सहज है। आमड़ा का बीज और सिल मैं ला दूंगा, तुम दीवार को उड़ा दो। आमड़े का वृक्ष ठीक 8 वर्ष 7 मास का होना चाहिए। कृष्णा द्वादशी को चांद उग जाने के 1 दंड पहले उसके अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए। वह तिथि शुक्रवार को पड़नी चाहिए, जबकि रात 1 पहर बाकी रहे। फिर वह शुक्रवार अगहन मास की 19 तारीख को न पड़ने से काम न चलेगा। सोच लो, समझ लो भैया, इसमें धोखाधड़ी कुछ भी नहीं है। दिन, मुहूर्त, तारीख सब ठीक करके बांध देने की जरूरत है। हमने सोचा कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बूढ़े माली को ढूंढ लाने के लिए कह दूंगा। अभी कुछ बाकी रह गया है। उस सिल को तिब्बत के लामा लोग धवलेश्वर पहाड़ से कलिंगपोंग के बाजार में बेचने के लिए ले आते हैं। पंचानंद दादा ने गंजे सिर पर इस पार से उस पार तक हाथ सहलाकर कहा, ये तो कुछ कठिन लग रहा है। प्रोफेसर ने कहा, कठिन कुछ भी नहीं है,
पता लगाने से मिल जाएगी। मन ही मन मैं सोचने लगा, पता तो लगाना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। उसके बाद सिल को लेकर क्या करना होगा? ठहरो, थोड़ा अभी बाकी है। एक दक्षिणावर्त शंख चाहिए। पंचानन दादा बोले, वह शंख मिलना तो सहज नहीं है। जो पाता है वह तो राजा हो जाता है। खूब, राजा नहीं तुम्हारा सर हो जाता है। शंख तो शंख ही है। उस शंख को आमड़े के बीज से सिल के ऊपर रखकर रगड़ना पड़ेगा। रगड़ते रगड़ते बीज का चिन्ह न रहेगा, शंख गायब हो जाएगा और सिल कीचड़ हो जाएगी। तब इसी कीचड़ को लेकर दीवाल पर लीप दो। बस, इसको ही द्रव्य गुण कहते हैं। द्रव्य गुण से ही दीवाल दीवाल बनी हुई है। मंतर से कुछ नहीं होता है और द्रव्य गुण से ही वह दीवाल धुआं हो जाएगी। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? मैंने कहा, ठीक ही तो है, बात सुनने में खूब सच जान पड़ती है। पंचानन दादा तब अपने माथे पर हाथ सहलाते हुए बैठे रहे। उनके बाएं हाथ में हुक्का था। हमारी खोज संबंधी त्रुटि के कारण यह साधारण बात प्रमाणित न हो सकी। इतने दिनों के बाद ईरू के मंतर तंत्र, राजभवन सभी निरर्थक मालूम हुए, किंतु प्रोफेसर के द्रव्य गुण में तो कहीं भी कोई धोखा या झूठ नहीं है। दीवाल ठोस ही रह गई। प्रोफेसर के प्रति हमारा भक्ति भाव अटल बना रहा, किंतु एक बार दैव योग से मन की किस भूल के कारण उन्होंने द्रव्य गुण को अपनी मुट्ठी में ला रखा था। उन्होंने कहा था, आम की गुठली मिट्टी में रोप देने से 1 घंटे के भीतर वृक्ष भी मिल जाएगा, फल भी मिलने लगेंगे। हमने कहा, ये तो आश्चर्य की बात है। प्रोफेसर ह ने कहा, कुछ भी आश्चर्य नहीं है, द्रव्य गुण ऐसा ही है। उस गुठली में मन सासिश का गोंद 21 बार लगाकर 21 बार सुखा देना पड़ेगा। उसके बाद उसकी मिट्टी में गाड़ दो, फिर देखो क्या होता है। मैं उठ पड़ा, तैयारी करने लगा। लगभग 2 महीने गोंद लगाने और सुखाने में बीत गए। क्या ही आश्चर्य है, वृक्ष भी तैयार हो गया, फल भी मिलने लगे। किंतु 7 वर्ष बाद अब समझ गया कि द्रव्य गुण किसे कहते हैं। ह ने कहा, गोंद ठीक नहीं लगाया गया था। मैं समझ गया कि वह ठीक गोंद इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। समझने में देर हुई है। अध्याय 8 परी। कुसुमी ने कहा, तुम बातें बहुत बनाकर कहा करते हो, एक सच्ची कहानी सुना दो ना। मैंने कहा, इस संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक है सत्य, दूसरा है और सत्य। मेरा कारोबार और सत्य को लेकर चलता है। नाना जी, सब लोग कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने कहा, बात तो सच है, किंतु जो लोग नहीं समझते वह तो उनका ही दोष है। तुम और सत्य किसको कहते हो, जरा समझाकर कहो ना। मैंने कहा, उदाहरण स्वरूप जैसे तुम हो, तुमको सभी कुसुमी नाम से जानते हैं। ये बात सत्य है, इसके 1000 प्रमाण हैं, किंतु मुझे पता लग गया है कि तुम परी स्थान की परी हो। ये बात हुई और सत्य। कुसुमी प्रसन्न हो गई, बोली, अच्छा, ये तुमको कैसे पता लगा? मैंने कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया था। बिछावन पर बैठी हुई तुम भूगोल पढ़ रही थीं। तुम्हारे सर के नीचे तकिया लगा हुआ था। तुम्हें नींद आ गई। उस दिन पूर्णिमा रात थी। खिड़की के रास्ते से चांदनी तुम्हारे मुंह पर और तुम्हारी आसमानी रंग की साड़ी के ऊपर आ पड़ी। मुझे उस दिन स्पष्ट दिखाई पड़ा। परिस्थान के राजा ने अपना दूत भेजा है अपनी परी की खबर लेने के लिए। वह तुम्हारी खिड़की के पास आया था। उसकी सफेद चादर उड़कर कमरे में पड़ रही थी।
वह दूत तुमको नीचे से ऊपर तक देखता रहा। वह समझ नहीं सका कि तुम उसकी पाताल की परी हो या नहीं। तुम कोई इस पृथ्वी की ही परी हो, ऐसा ही संदेह उसको हो गया। तुमको मिट्टी की गोद से उठा ले जाना उसके लिए सहज काम नहीं था। इतना भार उससे सहा न जाएगा। क्रमशः चंद्रमा ऊपर उग आया। कमरे में छाया पड़ गई। दूत शिशु वृक्ष की छाया में सिर हिलाकर चला गया। उस दिन मुझे खबर मिली कि तुम ही परिस्थान की परी हो, पृथ्वी के मिट्टी के भार से बंध गई हो। कुसुमी ने कहा, अच्छा नाना जी, मैं परिस्थान से यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा, वहां एक दिन तुम परिजात के वन में तितली की पीठ पर चढ़कर उड़ती हुई घूम रही थीं। हठात तुम्हारी नजर एक नाव पर पड़ गई। दिगंत के घाट पर एक पार जाने वाली नाव लगी हुई थी। वह सफेद बादलों से बनाई गई थी। हवा लगने से हिल रही थी। तुमको न जाने क्या विचार आया कि तुम उस नाव पर चढ़ गईं। नाव जल में बहने लगी, पृथ्वी के घाट पर आ लगी। तुम्हारी माँ ने तुमको उठा लिया। कुसुमी बहुत खुश हो गई, ताली पीटने लगी, बोली, नाना जी, ये क्या सत्य है? मैंने कहा, वह देखो, किसने कहा सत्य है? मैं क्या सत्य को मानता हूं? ये है और सत्य। कुसुमी ने कहा, अच्छा, मैं क्या परिस्थान में लौटकर न जा सकूंगी? मैंने कहा, जा भी सकती हो, यदि तुम्हारे सपने की पाल में परिस्थान की हवा आकर लगे। अच्छा, यदि हवा लग जाए तो मैं किस रास्ते से, किस तरफ से कहाँ जाऊंगी? वह क्या बहुत ही दूर है? मैंने कहा, वह बहुत ही निकट है। कितना निकट है? जितने निकट तुम हो और मैं हूं। उस बिछावन से बाहर न जाना पड़ेगा और एक दिन खिड़की से चांदनी आ पड़ने दो। इस बार जब तुम बाहर ताकने लगोगी तब तुमको कोई संदेह न रहेगा। तुम देखोगी ज्योत्सना के सोते से बादलों की नौका आ पहुंची है, किंतु तुम तो अब इस पृथ्वी की परी हो गई हो। उस नाव से तुम्हारा काम न चलेगा। जब तुम अपनी देह छोड़कर निकल जाओगी, केवल तुम्हारा मन तुम्हारा साथी रहेगा। तुम्हारा सत्य इस पृथ्वी पर पड़ा रहेगा और तुम्हारा और सत्य कहाँ बह जाएगा, हम में से कोई उसका पता न पा सकेगा। कुसुमी ने कहा, अच्छा, इस बार पूर्णिमा रात आ जाएगी तो मैं उस आकाश की तरफ ताकने लगूंगी। नाना जी, तुम क्या हाथ पकड़कर न चलोगे? मैंने कहा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, यहीं से तुमको रास्ता दिखा सकूंगा। मुझ में वह क्षमता है, क्योंकि मैं उसी और सत्य का रोजगारी हूँ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई बांग्ला किताब गल्प सल्प का हिंदी अनुवाद, रविंद्र का हास्य विनोद के कुछ अध्याय। इसके आगे के अध्याय लेकर मैं आपके सामने जल्द प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।